आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस और बीजेपी वार पलटवार कर रही है एक दूसरे के ऊपर। लद्दाख के शहीदों की याद में कांग्रेस की श्रद्धांजलि सभा आज शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मना रही है कांग्रेस। एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जिसको लेकर कांग्रेस शहीदी दिवस के रूप में मना रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर रही है। वहीं आपको बता दें कि लद्दाख के शहीदों की याद में कांग्रेस की श्रद्धांजलि सभा आज शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मना रही है कांग्रेस। एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हुए थे। बताते कि लद्दाख के गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत और नियंत्रण रेखा पर चीन के अतिक्रमण और लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के चलते कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। वहीं गलवान घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज कांग्रेस शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मना रही है, जिसके तहत पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा में चीनी अतिक्रमण का विरोध दर्ज कर रही है। सत्य प्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है, वहीं ऐसे में अगर भारत चीन की हिंसक झड़प की बात की जाए तो एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हुए थे। अब उन्हीं को श्रद्धांजलि कांग्रेस की ओर से दी जा रही है और शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मना रही है कांग्रेस। सत्यप्रकाश, आवाज आ पा रही है आप तक हमारी? जी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की ओर से शहीदों को सलाम दिवस के रूप में आज मना रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है उनकी याद में। देखिए, कांग्रेस आज सलाम दिवस के रूप में मना रही है। उस बीच जो है आज पूरे देश में 11 बजे से 12 बजे के बीच में जो है उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो लद्दाख की सीमा पर गलवान में 15 जून को जिस तरह से झड़प हुई थी, उसमें कर्नल सहित 20 जो जवानों की झड़प के बीच शहादत हुई थी, उसको लेकर कांग्रेस आक्रामक है। वही कांग्रेस बार बार बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि कैसे चीन जो है भारतीय सीमा में घुसपैठ किया है, और जबकि भाजपा के जो तमाम नेता हैं, यूं कहे तो मोदी सरकार है, लगातार ये कह रही है कि चीन ने अभी तक न तो भारतीय सीमा में घुसपैठ किया है, न ही किसी भी सीमा को कब्जे में लिया है। उसको देखते हुए राहुल गांधी लगातार आक्रामक हो रहे हैं। लगातार उनके हर बार बयान भी आ रहे हैं, ट्वीट भी उनका हो रहा है। उन्होंने कई बार मोदी सरकार से डायरेक्ट सवाल भी किए हैं कि जो सैटेलाइट की फोटो तस्वीरें दिखा रही है कि चीन जो है भारतीय सीमा में घुसपैठ कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा की तरफ से कोई जो है उत्तर सही साफ तौर पे नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर कांग्रेस आक्रामक है। हालांकि कांग्रेस अब चाहती है कि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई न कोई प्रत्युत्तर मिले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब शहादत को लेकर भी कांग्रेस लगातार अपने जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको एक तरफ सोशल मीडिया के जरिए, दूसरे ऑनलाइन के जरिए लगातार इकट्ठा कर रही है और लोगों से ये गुजारिश कर रही है कि उन शहीदों को नमन करे, उन शहीदों को श्रद्धांजलि जो चीन में इस तरह की घटना से। सत्यप्रकाश सोनी, इसी पे बात करना चाहूंगी कि शहीद हुए जवानों की याद में स्पीक अप फॉर आवर जवान्स के नाम से ऑनलाइन कैंपेन चला रही है। इसमें सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए जाएंगे, ये सभी जानकारियां मिल पा रही है। तो क्या ऐसे में ये मुद्दा बनाकर कांग्रेस विपक्ष पर हमला कर रही है? देखिए, कांग्रेस को जब भी मौका मिला है बीजेपी को छोड़ने से पीछे नहीं आती है। ऐसे में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, देश का मुद्दा है। ऐसे में बीजेपी को भी आगे आकर सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन हालांकि जिस तरह से सभी दलों को इकट्ठा करके मोदी सरकार ने मीटिंग ली थी, उसके बाद से लगातार उस वक्त भी कांग्रेस की जो सुप्रीमो थी सोनिया गांधी, उन्होंने तमाम सवाल मोदी सरकार के सामने रेज किया था। हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया था, बाकी सारे लोग जो मोदी सरकार के साथ खड़े थे, लेकिन सोनिया गांधी की जिस तरह से सवाल उन्होंने रेज किया था, उसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है। लेकिन मोदी सरकार बार बार कह रही है कि चीन जो है कोई घुसपैठ नहीं किया है, और इस तरह की जो बातें कही जा रही है वो कहीं न कहीं अनर्गल है। उसको लेकर कांग्रेस आक्रामक है। हालांकि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है।
देश के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। देश चाहता है कि इस पर खुलकर जो है सरकार जवाब दे, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई ये नहीं है। लेकिन फिलहाल ये दूसरी तरफ जो अभी बातचीत का दौर था वो खत्म नहीं हुआ, लगातार चल रहा है। ये शंका जताई जा रही है कि चीन और भारत के बीच में झड़प का जो सिलसिला है और भी कड़ा रुख ले सकता है। जी सत्यप्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत और नियंत्रण रेखा पर चीन के अतिक्रमण और लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई हुई है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और उत्तर प्रदेश की सरकार में फिर से ठनी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद अब प्रियंका गांधी ने इस पर अपना जवाब दिया है। जो करना हो करें, मैं इंदिरा की पोती, बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से यह बयान जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और उत्तर प्रदेश की सरकार में लगातार ठनी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद अब प्रियंका गांधी ने इस पर अपना जवाब दिया है। प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया है कि जो करना है करें, मैं इंदिरा गांधी की पोती, बीजेपी की अधिवक्ता नहीं हूं, प्रवक्ता नहीं हूं, ये कहा गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर एक खबर पोस्ट की थी, जिसमें कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के जो मृतक हैं उनके आंकड़े जारी किए गए थे। ऐसे में डीएम ने उनको नोटिस भेजा था। अब उसी को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। आपको बता दें कि जिसके बाद अब प्रियंका गांधी ने इस पर अपना जवाब दिया है। जो करना है करें, मैं इंदिरा गांधी की पोती और बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं, ये कहा गया है प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से। लगातार जो है सियासत गरमाती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ट्वीट वॉर जारी है। इसी के चलते आए दिन नए नए बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजने के मामले में, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने इस पर अपना जवाब दिया है और जवाब में कहा है कि जो करना है करें, मैं इंदिरा गांधी की पोती, बीजेपी की प्रवक्ता नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से डीएम के भेजे हुए नोटिस को लेकर अब जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं हूं, जो करना है करें। उन्होंने कहा है जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो करें, बेशक करें। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं हूं, ये कहा गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना वायरस के मृतकों की कुछ संख्या, जो आंकड़ा है, वो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था, जिसके चलते डीएम ने उनको नोटिस भेजा था और वो आंकड़े गलत बताए गए थे। उसी को लेकर अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने जवाब दिया है। पुनीत मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने डीएम के भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सीधे तौर पे कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगरा में आरोप लगाया था कि जो मरीजों की संख्या है वो छिपाई जा रही, इलाज सही से नहीं हो रहा और मृतकों की भी संख्या छिपाई जा रही है। उसको लेकर के सीएम आगरा बात किया है इसका कि जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य है कि यूपी की जनता के प्रति और सच्चाई को उनके सामने रखना, और किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को मैं आगे नहीं रखना चाहती, और सीधे तौर पर जो भी कार्रवाई करनी है बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और उत्तर प्रदेश की सरकार आपस में ठनी हुई है।
वहीं यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर सपा का प्रदर्शन जारी है। विधानसभा के सामने सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ये किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। सपा कार्यकर्ता लगातार सरकार के विरोध नारे लगा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सपा का प्रदर्शन किया गया। सपा ने प्रदर्शन किया। विधानसभा के सामने ये प्रदर्शन किया गया सपा कार्यकर्ताओं की ओर से और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी भी भांजी। आपको बता दें कि कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं सपा कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। मोदी शरीफ जाना चाहिए, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। राज बदल दो, राज बदल दो, आपको बता दें कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी बढ़ोतरी को लेकर सपा के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लगातार 20वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है और इसी को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी कल जगह जगह पर अपना विरोध प्रदर्शन किया था और इसी कड़ी में अब सपा जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। सरकार विरोधी नारे लगाए गए। वहीं इसी को के चलते इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस की ओर से लाठियां भी चलाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस सपा कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश कर रही है। लाठीचार्ज यहां पर किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान पुलिस ने कई बार रोकने का प्रयास किया। नहीं रुकने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। बता दें कि लाठीचार्ज में कुछ कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट लगने की आशंका भी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस सपा कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते लाठीचार्ज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कुछ सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। लगातार 20वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष लगातार केंद्र पर हमलावर है। राशिद ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, आपसे जानना चाहेंगे, सपा नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है, कुछ को हिरासत में भी लिया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम बात करें तो लगातार जिस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। और समाजवादी पार्टी के जो छात्र नेता हैं, जो मुलायम सिंह यूथ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लगातार जो बढ़ती महंगाई को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन का दौर जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार मिला है। और जिस तरह से आज ट्रैक्टर ट्राली लेकर सबका कार्यकर्ता विधानसभा के सामने पहुंचे और वहां पर लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जिसको लेकर जो पुलिस का महकमा है वो भारी भरकम महकमा यहाँ पर मौजूद पहुंच गया और लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करके उसमें से कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर हिरासत में ले गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से जो महंगाई है, लगातार इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर
जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताएं हैं उनको नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। राशिद, आपसे जानना चाहेंगे क्या इसमें किसी कार्यकर्ता को गंभीर चोटें भी आई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह की जहाँ पे जो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जो प्रदेश अध्यक्ष है अनीस रजा, उनको पर काफी लाठियों से जो है प्रहार किया गया था पुलिस की लाठी से। हालांकि जो उनके हाथों में जो चोट है उसको लेकर मेडिकल के लिए उनको जरूर ले जाया गया है, लेकिन बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनको अभी फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो ठीक है। उनको सभी को पुलिस लाइन लेकर हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में रखा गया है। बाकी जो औपचारिक जो डॉक्टरों की तरफ से जो औपचारिक इलाज है वो उन कार्यकर्ताओं को भी दिया जाएगा। राशिद सिद्दीकी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ोतरी को लेकर सपा के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। वहीं आपको बता दें कि कुछ कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भी ले जाया गया है इलाज के लिए। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 20वें दिन भी वृद्धि देखी गई है, जिसको लेकर अलग अलग पार्टी, विपक्षी दल केंद्र पर लगातार हमला बोल रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान पुलिस ने कई बार रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन कार्यकर्ताओं के नहीं रुकने पर पुलिस ने लाठीचार्ज की। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। लाठीचार्ज में कुछ कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। वहीं यूपी से ही अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। अब मजदूरों को मिलेगा रोजगार। आत्मनिर्भर भारत, माफ कीजिएगा, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान लॉन्च किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये अभियान लॉन्च किया है। आपको बता दें कि 1.25 करोड़ मजदूरों को इससे फायदा होगा। सीएम योगी की मौजूदगी में रोजगार अभियान की शुरुआत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब मजदूरों को रोजगार मिलेगा। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान लॉन्च किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि 1.25 करोड़ मजदूरों को इसका फायदा होगा। सीएम योगी की मौजूदगी में रोजगार अभियान की शुरुआत हुई है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर अपने घरों को वापस लौट आए। अब उत्तर प्रदेश और सरकार की ओर से सूबे में वापस लौटे मजदूरों को यहां ही काम दिया जा रहा है, जिसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। सामाजिक जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आती है। किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया एक साथ इस संकट, इतना बड़ा संकट सहन करेगी। ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान के तहत संबोधन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी। इसकी अभी एक ही दवा है, 2 गज की दूरी। बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहाँ की जा रही है। हमारी सरकार ने इस बीच गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे ये अभियान कैसे लोगों तक लाभ पहुंचाएगा?
देखिए, सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश में पलायन के दौरान जितने भी श्रमिक आए उनको यहीं पर रोजगार देने के लिए सीएम योगी लगातार प्रयास कर रहे हैं और काफी लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करी गई है और एक ऐप लॉन्च किया गया है जो एक वेब के माध्यम से पीएम मोदी की मौजूदगी में इसका सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि आज इसकी शुरुआत करी गई है। अब इस ऐप पे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उनकी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो एजुकेशनल हो चाहे वो टेक्निकल हो, वो अपलोड करेंगे और उसके बाद उसके हिसाब से सरकार उनको रोजगार प्रोवाइड कराएगी। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो दूसरे राज्यों से जो भी श्रमिक आए हैं वो वापस ना जाने पाए और उनको यहीं पर रोजगार मिले, क्योंकि पलायन हमने देखा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का हुआ है और लोग वापस भी नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम योगी लगातार प्रयास कर रहे हैं। टीम 11 की बैठक के बाद ये डिसाइड हुआ था जब लॉकडाउन था और जब श्रमिकों का पलायन हो रहा था, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक कदम उठाए गए हैं और आज उसमें एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, एक ऐप की लॉन्चिंग करी गई है। जी पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार तो कोशिशें करती है लेकिन अधिकारी योजनाओं पर पलीता लगा देते हैं, कैसे पारदर्शिता रखी जाएगी? देखिए, सीधे तौर पर धरातल पर जब तक काम नहीं होगा तब तक की बात नहीं बनने वाली, क्योंकि कागजों में कुछ और है और धरातल पर कुछ और है। श्रमिकों को लेकर के जिस तरीके के रोजगार की बात करी गई थी, उनको मनरेगा और नरेगा में अटैच करना, ये कहीं से भी कहीं तक सही है और कहीं तक नहीं भी सही है, क्योंकि जो टेक्निकल हैंड है उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो मनरेगा नरेगा में काम नहीं करेंगे। इसलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि यहाँ पर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए और टेक्निकल हैंड जो लोग हैं, जो गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में, अन्य जगह जॉब करते हैं, वो अपने ही प्रदेश में जॉब करें और अपने परिवार के साथ सेफ और सुरक्षित रहें। जी पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, क्या अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर भी ऐसी योजना पहुंचाई जाएगी, चलाई जाएगी? देखिए, सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश श्रमिकों का पलायन हुआ है, उनसे ये वादा किया था कि हर श्रमिक को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा और उसको लेकर के लगातार प्लान हो रहे हैं। सबसे पहले मनरेगा में लोगों को काम दिया गया, जो लेबर्स वगैरह आए थे। उसके बाद उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सीधे तौर पर जो उद्योगपति थे उनसे बात करी गई और सीधे तौर पर उन लोगों को रोजगार दिया गया। और अब जो भी लोग यहाँ पर हैं, जो दूसरे राज्यों में या तो जाना नहीं चाहते हैं या कोरोना संक्रमण के चलते जा नहीं रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको उन्हीं के प्रदेश में रोजगार मिल जाए, ऐसे में सरकार लगातार प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं अब हर जिले पर जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस योजना का लाभ अभी ऐप के माध्यम से मजदूरों को, क्या इस योजना का लाभ वाकई में मिल पाएगा, कुछ सहायता मिल पाएगी? देखिए, सीधे तौर पे सीधा सा लाभ रोजगार का पाने वाले लोगों को मिलेगा, श्रमिकों को मिलेगा, क्योंकि अगर इस ऐप के माध्यम से वो अपनी सारे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसके बाद में सरकार का एक अधिकारी जो भी जिसको भी ड्यूटी दी गई है जिले में, वो उनसे कांटेक्ट करेगा और उसके हिसाब से उनको काम प्रोवाइड कराया जाएगा। सरकार की मंशा यही है, हालांकि मंशा साफ है, लेकिन धरातल पर इसका कितना असर होगा और अधिकारी जो हैं, जो कागजों में कुछ और चलता है और धरातल पर कुछ और चलता है, अगर धरातल पर सही से वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं इस ऐप का एक बेहतर हो सकता है। रोजगार होंगे, जो लोग यहाँ पर दूसरे राज्यों से आए हैं वो अब अपने ही राज्य में काम पा सकेंगे। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर अपने घरों से वापस लौट आए, घरों पर वापस लौट आए और अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अब आपको बता दें कि मजदूरों को यूपी में ही काम देने का फैसला किया गया है, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की है। वहीं राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। जेपी नड्डा के बाद संबित पात्रा ने भी हमला बोला है। जहां करप्शन हुआ उसकी जांच होगी। पीएम रिलीफ फंड का पैसा फाउंडेशन को दिया गया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के बयान के बाद अब संबित पात्रा ने भी कांग्रेस को घेरा है। आपको बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। जेपी नड्डा के बाद संबित पात्रा ने हमला बोला है। जहां करप्शन हुआ उसकी जांच होगी। पीएम रिलीफ फंड का पैसा फाउंडेशन को दिया गया। आपको बता दें कि चीन के मसले पर कांग्रेस तो मोदी सरकार को घेर ही रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से भी अब कांग्रेस को लगातार घेरा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से
राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे डोनेट किए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, संकट में लोगों की मदद करने के लिए बनाए प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। यूपीए के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड में कौन बैठा? सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सोनिया गांधी। यही पूरी तरह से निंदनीय है। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत के लोगों ने जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को दान कर दिया, जिसके चलते अब संबित पात्रा ने भी कांग्रेस का घेराव किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।